स्टार्ट। तो कल क्या पढ़ा था हमने? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है? एनीवन? क्या पढ़ा था हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर? फटाफट एक बार रिकैप बता दो, क्या क्या पढ़ा था कल? वेरिएबल्स, ओके। और क्या पढ़ा था? डेटा टाइप्स, अच्छा। और सिर्फ सौरभ ने पढ़ा था, बाकियों ने कुछ नहीं पढ़ा? बाकी लोगों ने भी तो पढ़ा होगा। जेएस टाइप्स, जेएस टाइप्स क्या होते हैं पंकज? डेटा टाइप्स तो होता है, चलो डेटा टाइप लाइक लेट वेयर कॉन्स्ट, लेट वेयर कॉन्स्ट डेटा टाइप्स हैं दिव्यांशु। हाँ, और इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल, ये तीन चीज़ें पढ़ी थी हमने कि तीन तरीके से जेएस को लोड कर सकते हैं। एंड लेट वेयर एंड कॉन्स्ट क्या है? डेटा टाइप्स नहीं है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे? नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गई, कैरेक्टर हो गया, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेट वेयर एंड कॉन्स्ट क्या होते हैं हमारे? किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, मतलब किस तरीके की तो नहीं कहेंगे, बट क्या उस वैल्यू का आप मॉडिफाई करोगे बाद में या फिर नहीं करोगे, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा day26, day26, एंड इसको हम ओपन कर देंगे VS कोड में, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। एंड स्क्रीन तो शेयर कर रहा हूँ ना मैं, जस्ट अ सेकेंड। तो इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज़ index.html, ठीक है। अब आप JS सीख रहे हैं तो HTML की क्या ज़रूरत पड़ी? जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कहाँ दिखाई देता है? ब्राउज़र के अंदर। डेटा टाइप्स वेरिएबल इंटरनल एक्सटेंडर JS अलर्ट फ्रॉम, बहुत बढ़िया रोमिता। तो HTML की फ़ाइल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आउटपुट देखने के लिए, क्योंकि आउटपुट ब्राउज़र में ही देख सकते हैं। देखने को आप लोकली भी देख सकते हो आउटपुट को, बट दैट इज़ नॉट द मेन क्वेश्चन अभी के लिए। एक नई फाइल बनाते हैं, दैट इज़ script.js, और इस script.js को हम यहाँ पे एम्बेड कर देंगे। कैसे? कि स्क्रिप्ट src script.js, जैसे हम उसको लिंक करते हैं CSS की फाइल को, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिख दी है, स्क्रिप्ट तो नहीं, फाइल क्रिएट कर लिया। अब इस फाइल के अंदर आते हैं और इससे पहले इसको गो लाइव कर देते हैं, मतलब ब्राउज़र में ओपन कर देते हैं। अब इसका आउटपुट मुझे ब्राउज़र में ही क्यों दिखाई देगा? क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है उसको सिर्फ ब्राउज़र ही समझ सकता है, ठीक है। अब क्यों समझता है, कैसे समझता है, वो थोड़ा अलग चीज़ है। ब्राउज़र के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं V8 इंजन, उसके बारे में आप लोग पढ़ना। V8 इंजन होता है, वो किसी मतलब लोगों ने बनाया था, उसके मतलब वो इंजन समझ सकता है जावास्क्रिप्ट को, और वो इंजन किसके अंदर है? ब्राउज़र के अंदर है। तो ब्राउज़र के अंदर जेएस आप रन कर सकते हो। और ये वाइट कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है, हो सकता है आपकी आंखों में भी चुभ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ये आंखों में नहीं चुभेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे कंसोल वाले पे जाना है। जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कहाँ दिखाई देता है? कंसोल के अंदर, ओके। अब अगर मुझे इस कंसोल के अंदर कोई चीज़ देखनी है, जैसे कुछ चीज़ प्रिंट करवाना है, जैसे मुझे प्रिंट करवाना है हेलो देयर, कैसे प्रिंट कराऊंगा? जैसे अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है लिख के। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम फाइल के अंदर लिखेंगे। तो कोई चीज़ अगर प्रिंट करवानी है तो कैसे प्रिंट करवाते हैं? यूजिंग जावास्क्रिप्ट, मतलब इस कंसोल के अंदर कुछ लिख के आना चाहिए। जैसे अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, ये कुछ चीज़ें आ रही है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग एक हमारा फंक्शन होता है, उसे हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग लिखनी होती है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है? जो आप डबल कोट्स के अंदर चीज़ें लिखते हो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हे देयर, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हे देयर, और बताएगा भी कहाँ से आ रहा है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फर्स्ट लाइन से। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो फाइल है उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, और वहाँ पर लिख दिया है हे देयर, ठीक है। तो ये तो कुछ हमने कल पढ़ी थी चीज़ें। आज हमने क्या पढ़ना है? पहली चीज़ हमने पढ़नी है ऑपरेटर्स के बारे में। जो आपने मैथ्स के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े हैं, वही सेम ऑपरेटर्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। मैथ्स के अंदर ऑपरेटर्स क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस करना हो गया, माइनस करना हो गया, मल्टीप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें, इनको हम बोलते हैं क्या? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो क्या क्या होता है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर? सबसे पहले तो हमारा प्लस हो गया, लेकिन उससे पहले किस चीज़ को ऐड करेंगे? अब दो चीज़ों को ऐड करना है तो पहले दो चीज़ें होनी भी तो चाहिए। तो दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, एक का नाम मैं लिख लेता हूँ ए, जिसकी वैल्यू हो गई 10, एक बना लेते हैं बी, जिसकी वैल्यू हो गई फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अब इन दोनों को जैसे मुझे ऐड करना है तो मैं लिख दूंगा ए प्लस बी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, या फिर डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं 10 प्लस 20, ये भी पॉसिबल है, जो आपकी इच्छा हो वैसे करो। लेकिन अभी मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं तो उन्हीं से करते हैं कि भाई ए प्लस बी करके मुझे दिखा दो।
तो क्या अभी कंसोल में मुझे कोई आउटपुट दिखाई देगा? सिर्फ इतना करने से क्या मुझे कंसोल में 30 दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा? यस और नो, कि कंसोल में 30 दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा? सौरभ ने कहा नहीं दिखाई देगा। नो। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा बताओ फिर, अगर ऐसे नहीं दिखाई देगा तो? चलो चेक कर ही लेते हैं। तो नहीं दिख रहा है, जो कि सही बात है, नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिखाई देगा बताओ? कंसोल के अंदर 30 कैसे लिख के आएगा कि इन दोनों का जो एडिशन है वो प्रिंट होके कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे, कंसोल के अंदर। यू हैव टू स्पेसिफाई ऑपरेशन। यू हैव टू स्पेसिफाई ऑपरेशन। ऑपरेशन तो मैंने बता दिया ना कि प्लस करना है। हाँ, मेन चीज़ क्या है कि अगर कंसोल के अंदर कुछ भी देखना है तो आपको करना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, देर इज़ ओनली वे कंसोल डॉट लॉग। तो बस कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल दो इस चीज़ को, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। ए प्लस बी का जो भी आंसर आएगा वो कंसोल डॉट लॉग करके मुझे दिखा दो, दैट इज़ 30। ओके, तो पहला ऑपरेशन तो बहुत सिंपल है, प्लस करना है, इसमें तो कोई समझाने जैसा है नहीं कुछ, प्लस करना सभी को आता है। अगला है माइनस, कि दो वैल्यूज़ को अगर मैं माइनस कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी, कितना आएगा? ए माइनस बी का आंसर कितना होगा बताओ? 10 में से 20 घटा दो, कितना आएगा? सब लोग मैथ्स वाले ही होंगे यहाँ पे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 10 माइनस 20 कितना होता है? -10, एग्जैक्टली। तो कितना आएगा? -10। तो जेएस के अंदर भी जैसे हमारी नॉर्मल मैथ्स होती है वैसे ही काम करता है, तो -10 आएगा आंसर, नो डाउट्स इन दैट। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अगला होगा हमारा मल्टीप्लाई, कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाइड बाई बी, दैट इज़ 200। ये हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर जो हमारे एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा कितना? 200। अब दो वैल्यूज़ को अगर आप डिवाइड करोगे, कंसोल डॉट लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 20, कितना होता है? 0.2 के समथिंग आएगा कुछ, सॉरी 0.5, ओ हाँ 0.5, सॉरी, आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, मेरी नहीं है। तो 0.5 आंसर आएगा हमारा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं आई गेस, या फिर ज़रूरत है? या सुन लो बताओ, ये मैथ समझाने की ज़रूरत है क्या कि 10 को 20 से डिवाइड करूँगा तो 0.5 कैसे आएगा? हाँ, 0.5 ही आता है, कंफर्म करके देख लो खुद से भी, 0.5 ही आएगा। तो 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये हो गए, और इसके अलावा दो हमारे और एक्स्ट्रा हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जो कि हो सकता है थोड़े आपको नए लगे, या फिर पहले अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हो तो वहाँ पे हो सकता है आपने यूज़ किया हो। इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। इन चारों के तो नाम आपको पता ही है। एक होता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर ही आता है। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए मॉड्यूलो बी। मॉड्यूलो मतलब ये परसेंटेज वाला साइन, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। और मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये बेसिकली जितना रिमाइंडर बचेगा डिवीज़न के बाद वो बता देता है कि जब आपने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हो सकता है रिमाइंडर बचे या फिर ना बचे, तो वो चीज़ आपको बता देगा। अभी तो डिवाइड करने पे क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 10 बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो, मैंने क्या लिखा है, ए मॉड्यूलो बी, कि ए से बी को डिवाइड करो। ए को अगर आप बी से डिवाइड करोगे दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाई बी, इसका मतलब हो गया 10 डिवाइडेड बाई 20। और ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, कि ये डेसिमल में डिवीज़न नहीं करेगा। जैसे उसमें तो 0.5 आंसर आ गया था, इसमें नहीं आएगा। नॉर्मली आप डिवीज़न करते कैसे, ऐसे ही करते हो ना, ये आपका कुछ बनता है और यहाँ पे आप लिखते हो, मैंने क्या लिखा था, ए डिवाइडेड बाई बी, तो अंदर 10 आएगा और बाहर 20 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वो वाला करूँ, डेसिमल वाला, तो तब तो सिंपल हो जाएगा कि यहाँ पे एक डिवीज़न एक डेसिमल लगाओ, यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पे एक ज़ीरो, ये तो डिवीज़न है, ये तो सभी को आता है कि एक ज़ीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाओ, ऊपर पॉइंट लगाओ, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5। बट जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये तो डिवीज़न में होगा। ये जो मैंने डिवीज़न यूज़ किया था, यहाँ पे आंसर आएगा मेरा कितना, 0.5। बट ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये क्या कहता है कि मैं रिमाइंडर तो दूंगा, बट मैं क्या करूँगा, मैं डेसिमल में आंसर नहीं करूँगा। मतलब अगर डेसिमल में जा रहा है तो मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसको तो भूल ही जाना है आपको। तो अगर ये सिर्फ कितना था, 10 था हमारा, और डेसिमल में जाना नहीं है, तो क्या होगा, एक भी बार नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर पूरा का पूरा बच गया, 10 का 10 बच गया। तो इसलिए यहाँ पे आंसर 10 आ रहा है। और कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करोगे, यहाँ पे कुछ ऐसा करो
कि कंसोल डॉट लॉग, मैं कह रहा हूँ 9 को डिवाइड करो 2 से। तो 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कंप्लीट डिवीजन, कितनी बार होगा? 4 बार। और एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अगेन यहाँ पे देख लो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कुछ ऐसा करना है कि अंदर आपका कितना है 9, बाहर आपका कितना है 2, और इसको डिवाइड करना है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर डेसिमल में डिवीज़न नहीं करता है, बट जब तक हो रहा है हमारा इंटीजर में तब तक तो करेगा ही वो। तो 4 बार तो कंप्लीट हो जाएगा। 2 4 आर 8, तो 2 4 आर 8, ठीक है। और 9 में से 8 अगर आप निकाल दोगे तो बचेगा कितना? 1। अब 2 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता। कब होगा? जब मैं यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा, ऊपर डेसिमल लगाऊंगा। लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर और डेसिमल में डिवीज़न करता नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसलिए रिमाइंडर कितना बच जाता है मेरा? 1। ओके। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर से क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर। और ये बहुत जगह काम आता है आपका। अभी लग रहा होगा क्या ही फालतू चीज़ बना दी है जावास्क्रिप्ट वालों ने, बट नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर समझ में आया सभी के? बेसिकली डिवीज़न के बाद जो रिमाइंडर बचता है इतना ही है और कुछ नहीं है। लेकिन रिमाइंडर कब बचाना है? डेसिमल में डिवीज़न नहीं करना है बस। जब तक पूरा हो रहा है उतना करो, मतलब बच्चों वाला डिवीज़न, जैसे बच्चे डेसिमल वाला नहीं करते हैं ना, वही वाला बस। सिर्फ सौरभ की समझ में आया, बाकियों की समझ नहीं आया? मॉड्यूलस ऑपरेटर समझ आया फिर नहीं आया बताओ? ये किस किस के समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिमाइंडर बता रहा आपको, ओके? कोई ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं। अगला है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूँ कि कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई तो आपको बताइए मल्टीप्लाई है। अगर 2 बार मल्टीप्लाई लगाते हो तो इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। इसका ये मतलब हो गया कि 10 टू द पावर 20, मतलब ए टू द पावर बी। ए कितना है 10, बी कितना है 20। तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, पता ही है आपको। तो ये देखो इतना बड़ा कुछ नंबर आ रहा है। अगर आपको आसानी से समझना है तो ऐसा करके देख लो, कंसोल डॉट लॉग 2 टू द पावर 3। पावर क्या होता है? मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 8। तो यहाँ पे कितना आएगा? 8। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डबल मल्टीप्लाई। समझ आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये तो बहुत सिंपल सिंपल है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये जितना अभी तक आपने 6 पढ़े, ये सारे के सारे क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ओके? तो ये हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बहुत सिंपल। मॉड्यूलो इज़ द वन वे दे वांट व्हाट एवर सिंपल। हो सकता है मॉड्यूलो आपने पहले ना देखा हो, तो इससे आप इवन ऑड चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अगेन एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसको छोड़ दो। बट समझो कि मॉड्यूलो से हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? रिमाइंडर पता चल रहा है। ठीक है। अगला है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या है हमारा? असाइनमेंट। ये तो हो गया अरिथमेटिक। कितने थे? 6। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो एंड एक्सपोनेंशियल। अगला क्या है? क्या था? भूल गया मैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कि असाइन करने वाले, ठीक है? क्या क्या होते हैं? एक तो आपने पढ़ा ही है पहले से ही, ठीक है? ये इक्वल्स, इक्वल हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10, कि ए के अंदर 10 को असाइन करो, तो इक्वल टू क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ओके? मैंने ऐसा लिखा कि लेट सी इज इक्वल टू मोहित, कि सी के अंदर ये वैल्यू असाइन करो। किसने की असाइन? ये इक्वल्स ने। तो पहला असाइनमेंट ऑपरेटर कौन हो गया? इक्वल्स। तो इक्वल्स क्या है? एक असाइनमेंट ऑपरेटर, कि किसी वैल्यू को असाइन करवाना है। और इस चीज़ को अब आगे ध्यान से देखना, ठीक है? आगे क्या हो रहा है? अब मान लो मेरे पास एक यहाँ पे वेरिएबल था, लेट डी इज इक्वल टू, या फिर लेट स्कोर इज इक्वल टू 10, कि मेरा स्कोर कितना है? 10। और इसको मैं चेंज करता हूँ, कितने से? मैंने कहा स्कोर को आप बढ़ा दो 10 से। तो कैसे बढ़ाएंगे? ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि स्कोर इज इक्वल टू जो पहले स्कोर था, पहले स्कोर कितना था? जितना भी होगा, प्लस 10 कर दो। ये लाइन सभी के समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या किया मैंने कहा जो स्कोर है उसको स्कोर प्लस 10 कर दो, मतलब जो पहले स्कोर था प्लस 10 उसमें और जोड़ दो। तो अब कितना हो जाएगा स्कोर मेरा? कंसोल डॉट लॉग स्कोर। देखो पहले कितना था? 10 था,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्कोर 10 पहले ही था, प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 20। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 20 आउटपुट। मैं पहले वाले सारे कमेंट कर देता हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर मेरा अभी 20। 20 क्यों आया, क्योंकि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग स्कोर, और स्कोर को मैंने कर दिया है स्कोर प्लस 10, ठीक है। तो स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 10 करने से वैल्यू 10 से इंक्रीज होगी। अब इसको शॉर्ट में करने का एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, वो तरीका है ये देखो, यहाँ पे भी स्कोर लिखा है, यहाँ पे भी स्कोर लिखा है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 10। इन दोनों लाइंस का मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों का मतलब सेम है। दो बार स्कोर लिखने से अच्छा किसी ने कहा कि आप प्लस इज इक्वल टू यूज़ कर लो। तो ये जो प्लस इज इक्वल टू है, ये हमारा अगला ऑपरेटर है, अगला असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कंसोल डॉट लॉग स्कोर की वैल्यू अब कितनी आएगी, 20 आएगी, कितनी आएगी, 20 होगी या फिर कुछ और होगा। ध्यान से देखो स्कोर को, मैंने कहा स्कोर 10 है, मैंने कहा 10 से इंक्रीज कर दो, फिर उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दो, तो कितनी आएगी वैल्यू 20। ओके, बाकी लोग कितनी आएगी बताओ। स्कोर 10 था पहले, फिर इस तरीके से मैंने इंक्रीज कर दिया कुछ, तो फिर प्रिंट करवा दिया 20 20 30। बताओ सभी लोग, बताओ एक बार कितना आएगा। और इन दोनों लाइंस का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, बात एक ही होती है। 30, ठीक है, कितना आएगा 30 आएगा, क्यों, अरे भाई मैंने कहा इन दोनों का मतलब सेम है, तो ये भी 10 से इंक्रीज करेगा, ये भी 10 से इंक्रीज करेगा, तो पहले 10 से 10 उठा के 20 हुआ, फिर 20 में 10 और जोड़ दो, कितना हो गया 30 हो गया। मैंने लाइन थोड़ी कमेंट की है, लाइन अगर मैं कमेंट करूँगा तो आगे से डबल स्लैश लगाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे पीछे से डबल स्लैश लगाया तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी आपकी। तो 10 यहाँ इंक्रीज हुआ, 10 यहाँ इंक्रीज हुआ, तो दैट मीन्स वो 30 हो गया। ये क्लियर है सभी को 30 कैसे हुआ, या फिर कोई डाउट किसी का। दो बार मैंने लाइंस लिखी हैं और दोनों सेम काम करती हैं, तो 10 दोनों इंक्रीज कर रही है, ओके। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका है इस सेम चीज़ को लिखने का। बहुत बढ़िया। अगला हमारा क्या है, अगला माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड इज इक्वल टू, सेम चीज़ है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई देखो ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूँ स्कोर इज इक्वल टू स्कोर माइनस 10, कि स्कोर को 10 से घटा दो, या फिर ऐसा लिख दो स्कोर माइनस इज इक्वल टू 10, तो बात सेम ही रहेगी, ठीक है। दो बार स्कोर लिखने से अच्छा आप स्कोर माइनस इज इक्वल टू, बस इन दोनों चीज़ों को देख लो कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम है और ऑपरेटर कौन सा है। तो अगर यहाँ पे स्कोर और प्लस था तो प्लस इज इक्वल टू, स्कोर और माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू। अच्छा, अब वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आंसर कितना होगा। मेरे हिसाब से तो होगा, चलो आप ही बताओ कितना होगा आंसर अभी, इस चीज़ का आंसर कितना आएगा, मतलब कितना प्रिंट होगा। स्कोर 10 था, फिर यहाँ पे कुछ कुछ हुआ, इतना तो ऐसे ही जुड़ जाना चाहिए यार, इतना तो कुछ है भी नहीं जितना टाइम आप लोग ले रहे हो। क्या हुआ भाई, फटाफट बताओ क्या होगा यहाँ पे। स्कोर 10 था, 10 डिक्रीज हुआ, फिर 10 और डिक्रीज हो गया, तो कितना हो गया -10 हो गया। इतना टाइम थोड़ी लगता है, -10 हो जाएगा। इस लाइन पे कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्कोर में से 10 डिक्रीज कर दो, तो 10 - 10 0। फिर मैंने लिख दिया स्कोर माइनस इक्वल टू 10, इन दोनों लाइन्स का मतलब सेम है, तो इसको खोल के देखो तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, स्कोर इक्वल टू स्कोर -10। तो 0 ऑलरेडी हो गया, 0 - 10 कितना होता है -10 होता है। बस लॉजिकल चीज़ें हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और है क्या, कोई जादू थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, सब चीज़ें लॉजिकल हैं। अब सेम चीज़ मल्टीप्लाई के साथ होगी, सेम चीज़ किसके साथ होगी, मल्टीप्लाई के साथ। या तो आप ऐसा लिख लो स्कोर इज इक्वल टू स्कोर मल्टीप्लाइड बाई 10, या ऐसा लिख लो स्कोर मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 10। ये सारे के सारे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, पहले स्कोर की वैल्यू थी 10, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 100। फिर अगेन मैंने लिख दिया कि स्कोर इज इक्वल टू स्कोर मल्टीप्लाइड बाई 10, इस चीज़ का मतलब भी सेम है। अगर इसको खोल के देखोगे तो क्या बनेगा, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर इंटू 10। ये बस शॉर्ट हैंड है आपका,
तो 100 इंटू 10, क्योंकि स्कोर की वैल्यू अब इस लाइन पे 100 हो चुकी है, ये ध्यान देना है, सिर्फ इनिशियल वाली वैल्यू नहीं देखनी है। इस लाइन पे आ गए हो तो यहाँ पे देखनी है यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसको चेंज किया है, स्कोर को ही तो चेंज किया है। ये वैल्यू चेंज होके मैं कहाँ असाइन कर रहा हूँ, स्कोर के अंदर असाइन कर रहा हूँ। तो स्कोर की वैल्यू पहले 10 थी तो यहाँ 100 हो गई, अब 100 हो गई तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 1000। तो 1000 प्रिंट होगा। समझ आया यहाँ पे क्या हुआ या फिर नहीं आया बताओ। ये तो मैथ्स है, अभी तो प्रोग्रामिंग वाले में कुछ कर ही नहीं रहे, ये मैथ्स है बस। अगला है हमारा डिवाइड इज इक्वल टू, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे ना बस उसी के आगे इक्वल्स लगा दे रहे हैं हम, और कुछ कर भी नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो या तो आप ऐसा लिख लो, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर डिवाइडेड बाई 10, या फिर स्कोर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 10, दोनों का मतलब सेम है। तो स्कोर को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, और फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 10 कितना होता है, 0.1 आई गेस, 0.1। तो 0.1 क्या होगा यहाँ पे देखो, मैंने कहा स्कोर को पहले 10 से डिवाइड करो, तो 10 था, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 1, तो स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। पुरानी वैल्यू नहीं देखनी है, नई वैल्यू देखनी है, कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर इस लाइन का भी सेम मतलब है, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर डिवाइडेड बाई 10, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही पड़ती है, बस मैं समझाने के लिए 2 बार लिख रहा हूँ। तो अब उसकी वैल्यू थी 1, तो 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.1। क्लियर, यस और नो। सभी लोग बताओ यस और नो। बताते नहीं हो यार आप लोग फटाफट, ऐसे नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह मत देखो ना इसे, नेटफ्लिक्स क्लास के बाद देखना। ठीक है, अगला ऑपरेटर क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल वाला, तो इसमें भी कोई कंफ्यूज होने वाला जैसा कुछ है नहीं अब। तो या तो आप ऐसे लिख लो कि स्कोर इज इक्वल टू स्कोर एक्सपोनेंशियल बाई 2, या फिर ऐसा लिख लो स्कोर एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू, स्कोर कितना था 10, तो 10 को 10 टू द पावर 2, बेसिकली 10 इंटू 10 दैट इज़ 100। अब यहाँ पे 100 हो गया, तो 100 टू द पावर 2, मतलब 2 बार 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 100 इंटू 100, जो कि हो जाता है 1 2 3 4 10,000। तो इसका आंसर होना चाहिए 10,000, दिख रहा होगा आपको 10,000। ठीक है, किसी का कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं, एंड दिस इज़ प्योर मैथमेटिक्स, कोई इसमें ज़्यादा टफ है नहीं। अगला है हमारा मॉड्यूलस वाला, सेम चीज़, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर मॉड्यूलस 10, या फिर अगला तरीका क्या है इसको लिखने का, स्कोर मॉड्यूलस इज इक्वल टू 10। इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, वही मैं अभी तक समझा रहा हूँ आपको। तो कितना होगा यहाँ पे, स्कोर मॉड्यूलस 10 कि स्कोर को 10 से डिवाइड करो, मतलब 10 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर। फिर मैंने क्या लिख दिया, 0 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, तो आंसर 0 ही आना चाहिए, तो 0 ही आया। ओके, दिस इज रिमाइंडर। क्लियर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ आ गए सारे के सारे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मेरा स्कोर है वो 10 है, उसको मुझे 1 से इंक्रीज़ करना है, कैसे करूँगा, मतलब 10 है तो 11 करना है, कैसे करूँगा। स्कोर मेरा 10 था, स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। और कोई, कैसे इंक्रीज़ करेंगे, स्कोर को 1 से इंक्रीज़ करना है, जैसे 10 था तो 10 का 11 कर देना है, सिर्फ एक आंसर, वेरी डिसअपॉइंटिंग। स्कोर को 1 से इंक्रीज़ करना है, बस इतना ही तो करना है, कैसे करेंगे बताओ। इसका मतलब किसी को समझ में ही नहीं आया, या फिर मेरा नेट नहीं चल रहा है। नेट तो मेरा चल रहा है प्रॉपर, आप लोग भी आंसर नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ स्कोर जो है वो 10 है, उसको 10 को 11 कर देना है, कैसे करेंगे, एनीवन।
10 को 11 कर देना है। कोई आंसर नहीं आ रहा है किसी का, क्या बात हो गई? वॉइस आ रही है ना मेरी? सिर्फ सौरभ को आ रही है, क्या हो गया? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? वॉइस आ रही है तो देखो भाई, ध्यान से देखो, जावास्क्रिप्ट समझनी तो पड़ेगी। मैंने कहा स्कोर मेरा 10 था 10 ही तो था स्कोर। इसको मुझे एक से इंक्रीज करना है, तो कैसे करूँगा? ऐसे ही तो करूँगा कि स्कोर जो है उसके अंदर अब नई वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्कोर प्लस 1। यही तो करना था, और करना क्या है? अब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, पहले 10 थी। ये बस। सौरभ ने क्या बताया? स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? स्कोर प्लस इज इक्वल टू 1। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है, तो अभी भी हमारा आंसर 11 रहेगा। तो ये समझ नहीं आया आपको क्या हुआ? जब मैं पूछ रहा हूँ तब तो सभी लोग फटाफट 1 1 लिख रहे हो। ये समझ आया कि स्कोर 11 कैसे हुआ मेरा? यस और नो बताओ फटाफट। अच्छा, चलो अब स्कोर को एक घटाएंगे कैसे, ये बताओ। 11 से 10 करना है। 11 तो हो गया, चलो 11 से 10 करना है। अब जब तक 10 आंसर नहीं आएंगे मिनिमम मेरे पास, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। 2 आंसर। स्कोर इज इक्वल टू -1, ओके। और कोई? सिर्फ 3 आंसर्स आए हैं अभी तक। 10 माइनस इक्वल टू 1, ओके। और कोई? स्कोर -1, स्कोर -1। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्कोर में से एक घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? ऐसे कि स्कोर के अंदर जो नई वैल्यू आएगी वो होगी हमारी स्कोर -1। अब सिर्फ स्कोर -1 करने से नहीं होगा, देखो अगर मैं सिर्फ इतना कर दूंगा तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बना। उसको कहाँ पे असाइन करना है? स्कोर से एक घटा तो लिया, करना क्या है उसके बाद? स्कोर में से एक घटा के उसको स्कोर में दोबारा से असाइन कर देना है, इस तरीके से। तो या तो ऐसा लिख लो, या फिर इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि स्कोर स्कोर 2 बार लिखने से अच्छा है स्कोर -1 लिख दो, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ होगा, यहाँ पे एक डिक्रीज़ होगा। तो पहले 11 हुआ, अब 11 की जगह 10 हो जाएगा फिर से। और अगर प्लस वाली लाइन में कमेंट कर दो, कमेंट करना मतलब आगे से 2 बार स्लैश लगा दो, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो अब हो जाएगा 9। समझ आया ये चीज़? यस और नो? ओके। तो ये अगर आपको किसी वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करना है ना सिर्फ, तो इस काम को और आसान कर दिया है जावास्क्रिप्ट ने। कैसे कर दिया है? सिर्फ मुझे एक से बढ़ाना था, एक से डिक्रीज़ करना था ना, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। मैं लिखूँगा स्कोर प्लस प्लस, बस। जैसे और प्लस प्लस चल रहा है आजकल, ये तो देखा होगा ना और प्लस प्लस। तो वो और प्लस प्लस मीम का मतलब क्या है? वो एक्चुअल मतलब उस मीम का ये है कि देखो, सिर्फ स्कोर प्लस प्लस लिखने से आपकी वैल्यू एक से इंक्रीज़ हो जाती है। इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, स्कोर प्लस इक्वल टू 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्कोर प्लस प्लस लिख दो, +1 हो जाएगा। और अगर स्कोर माइनस माइनस लिखोगे, और माइनस माइनस, तो -1 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक से इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे तो मैं 10 20 100 जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 हो सकता है। ओके, स्कोर प्लस प्लस मीन्स +1, स्कोर माइनस माइनस मीन्स जो भी एक्चुअल वैल्यू थी -1। क्लियर और नॉट? ये चीज़ क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए हमारे। और इसके बाद हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कौन कौन से थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स? पहला था इक्वल टू, दूसरा था प्लस इक्वल्स, तीसरा था माइनस इक्वल्स, चौथा था मल्टीप्लाई इक्वल्स, पांचवा था डिवाइड इक्वल्स, उसका अगला था हमारा मॉड्यूलस इक्वल्स, उसका अगला था क्या, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स, फिर था हमारा प्लस प्लस, फिर था हमारा माइनस माइनस। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट तरीके के जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स?
कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि दो चीज़ों को कंपैरिजन करना है, दो चीज़ों का कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? ये बताओ पहले तो। आप लोग बस सिर्फ वन 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 लिख रहे हो, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। बिना प्रैक्टिस के आएगा भी नहीं, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। और अभी तक तो सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट है, अभी HTML को हमने छुआ भी नहीं है तब से। HTML की बस फाइल क्रिएट की है हमने ताकि हम JS को रन कर सकें, इसका बैकग्राउंड ब्लैक करके छोड़ दिया। ओके, हाँ। तो अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कल मैंने आपको एक डेटा टाइप बताया था जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। किस तरीके का डेटा टाइप था ये? नंबर था या फिर कुछ और था, जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन, एग्जैक्टली। तो जो मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको बताऊंगा, इसका जो आंसर आएगा ऑलवेज बूलियन में आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट कोई आदमी तो है नहीं कि वहाँ से मुझे बताएगा कि दो चीज़ों को कंपेयर करके हाँ ये बड़ा है ये छोटा है। तो जावास्क्रिप्ट या तो ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। अगर मैं पूछ रहा हूँ उससे कि 10 8 से छोटा है, कि 10 इज़ ग्रेटर देन 8, तो वो ट्रू बोलेगा। वो ऐसा तो कहेगा नहीं कि हाँ भाई बिल्कुल, ऐसा तो कह नहीं सकता, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट है। तो वो मुझे ट्रू या फिर फॉल्स में आंसर देगा। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये ध्यान देना है कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आएगा आंसर। अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर रहे हो। तो पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, दो वैल्यूज़ ले आते हैं। चलो पहले तो लेट ए इज इक्वल टू, अच्छा लेट ए में एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि ए ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। इसको बोल देते हैं N1, या फिर N1, N1 से अच्छा इन दोनों को कमेंट ही कर देता हूँ मैं। यहाँ पे फिर से ए भी बनाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20। तो पहली चीज़ मैं कहता हूँ जावास्क्रिप्ट से कि कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन लेस देन तो सभी को पता है, ये वाला साइन। ए ग्रेटर देन बी, कि 10 इज ग्रेटर देन 20, ट्रू या फिर फॉल्स बताओ। मैंने ये पूछा, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 ग्रेटर देन बी की वैल्यू 20, तो क्या आएगा इसका आंसर? 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, एग्जैक्टली। तो आंसर आएगा फॉल्स। उसका अगला अगर पूछ लूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग ए लेस देन बी, कि क्या ए बी से छोटा है, तो आंसर आएगा ट्रू, कि 10 इज लेस देन 20। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20 बट 10 इज लेस देन 20। ओके, बहुत बढ़िया। अगला है लेस देन इक्वल्स, कि या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स होना चाहिए, तभी ट्रू आएगा। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लेस देन इक्वल्स की। कंसोल डॉट लॉग ए लेस देन इक्वल्स बी, इसका क्या मतलब है ना, इसका आंसर ट्रू कब होगा? या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स होना चाहिए। अब लेस देन में तो क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन में तो क्या होगा, कि ए हमेशा बी से बड़ा ही होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं होगा। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स क्या कहता है, कि या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल हो जाना चाहिए, तब आंसर ट्रू आ जाएगा। जैसे अभी तो क्या आएगा कि 10 इज ग्रेटर देन 20, तो इसका आंसर तो फॉल्स ही आना है, ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ कि कंसोल डॉट लॉग 20 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, अब 20 20 से ग्रेटर तो है नहीं, उसका इक्वल है। 20 20 से ग्रेटर है नहीं है, उसका इक्वल है। तो मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स, या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी आंसर ट्रू आएगा। तो अभी क्या है, ग्रेटर नहीं है बट इक्वल है, तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल्स में, ग्रेटर देन इक्वल्स में मतलब ट्रू कब आएगा? या तो ग्रेटर होना चाहिए, या तो मान लो इसको मैं 21 कर देता हूँ कि 21 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, तब भी आंसर ट्रू आएगा। या फिर 20 के इक्वल होना चाहिए, तब भी आंसर मेरा ट्रू आएगा। अगर मैं इसको 19 कर देता हूँ, तब आंसर मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अब ना तो वो इक्वल है ना ही ग्रेटर है। समझ आया? ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल सभी को समझ में आया कि या तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। और सेम गोज फॉर व्हाट, लेस देन इक्वल्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग 2 लेस देन इक्वल्स 2, इसका मतलब क्या हुआ
कि या तो लेस देन होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, सॉरी, या तो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। मैंने लिखा टू लेस देन इक्वल टू टू, क्या टू टू से छोटा है? नहीं है, बट उसका इक्वल है, तब भी आंसर मेरा ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ, वन लेस देन इक्वल टू टू, क्या वन टू से लेस है? हाँ। क्या इक्वल है? नहीं। तो या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों में से एक ट्रू हो गया, दैट इज लेस, तो अभी भी ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ कि 10 लेस देन इक्वल टू टू, तो 10 ना तो 2 से लेस है ना ही उसके इक्वल है, तो अब आंसर मेरा फॉल्स आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा, ये चार सभी के समझ में आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। कोई डाउट किसी का इसमें? कोई डाउट किसी का इसमें? बहुत बढ़िया। अगला है हमारा इक्वालिटी चेक करने के लिए कि कोई चीज़ दूसरे के इक्वल है या फिर नहीं है। तो इक्वल हम कैसे चेक करते हैं ये समझना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऐसा कि कंसोल डॉट लॉग कि 5 इक्वल्स 5, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूँगा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू हमने कहाँ यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया बताओ इक्वल टू? दो चीज़ें मुझे इक्वल चेक करनी थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि इक्वल टू कहीं यूज़ हो चुका है ऑलरेडी। कहाँ यूज़ हो चुका है बताओ, कहाँ यूज़ हो चुका है इक्वल टू ऑलरेडी? अभी एक ऑपरेटर पढ़ा था हमने जहाँ इक्वल टू यूज़ किया था, असाइनमेंट ऑपरेटर, एग्जैक्टली। क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी एक जगह यूज़ हो चुका है असाइनमेंट ऑपरेटर में, तो उसको मैं इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई उसने क्या कहा, दो बार इक्वल्स लगा लो। चलो, इसका मतलब होता है इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करो कि आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। आंसर ट्रू कब आएगा? जब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो 5 5 के इक्वल है, तो आंसर ट्रू आएगा। अगर ऐसा लिख देता हूँ कि 5 इक्वल 6, तो 5 6 के इक्वल थोड़ी है, तो आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ ये भी है, जैसे स्ट्रिंग है मेरे पास, मान लो कि मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये तो आंसर ट्रू है, क्या इसका आंसर ट्रू आएगा? एक तो नंबर है मेरा, लेकिन एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आपको पता ही है, या तो सिंगल कोट्स में होगी या डबल कोट्स में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक तो स्ट्रिंग है, एक नंबर है दोनों के अंदर 5, तो आंसर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा बताओ? फॉल्स, ओके, फॉल्स। बहुत बढ़िया। एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, दोनों के अलग अलग डेटा टाइप है, और मैं चेक करवा रहा हूँ कि आंसर ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो आंसर आता है ट्रू। तो ये तो गलत बात है, ये ट्रू कैसे हो गया? ट्रू नहीं होने चाहिए, आइडियली ट्रू नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। किसी भी लैंग्वेज में चेक करोगे ट्रू नहीं आएगा, बट जावास्क्रिप्ट बहुत वियर्ड लैंग्वेज है, बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप चाह कर भी फिक्स नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट वाले। क्यों? क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट बनाई गई तो वैसे ही बनाई गई, कुछ उसमें बग्स ऑलरेडी थे जो कि उस टाइम पे फिक्स नहीं हुए, और अगर उन्हें आज आप फिक्स करोगे तो इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी जगह यूज़ होती है, बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो उन चीज़ों को आज हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो जो है वो है। इसका आंसर ट्रू है तो ट्रू ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ओके। बट इस चीज़ को फिक्स करने के लिए जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या कहा कि यार आंसर तो इसका फॉल्स आना चाहिए आइडियली। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो कि अगर आपको डेटा टाइप भी चेक करना है, सिर्फ वैल्यू नहीं। ये क्या करता है ना, डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करता है, कि उसने कहा यहाँ भी 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, हाँ वैल्यू तो सेम जैसी दिख रही है, ठीक हो गया, ट्रू कर दो इसको। बट अगर आपको चाहिए कि डेटा टाइप भी चेक होना चाहिए, कि अगर एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, भले ही दोनों की वैल्यू सेम है, बट डेटा टाइप अगर अलग अलग है, इन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग था ना, एक नंबर था दूसरा स्ट्रिंग था, बट फिर भी इक्वल आ गया। तो जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि ऐसा करो आप, अगर आपको डेटा टाइप भी चेक करना है कि 5 इक्वल इक्वल तो आप लगाओ, एक और इक्वल लगा दो, अब इसको यहाँ पे चेक करो, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये डेटा टाइप भी चेक करता है, चेक्स डेटा टाइप एज वेल, ये डेटा टाइप भी चेक करेगा, अब आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यू तो सेम है, चलो वैल्यू सेम है, 5 5 के इक्वल है, बट ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है। डेटा टाइप मैंने आपको कल बताए थे, तो डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तब जाके ट्रिपल इक्वल्स में आपका आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ कि वैल्यू भी सेम है, डेटा टाइप भी सेम है, तब आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। समझ आया डबल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल्स में अंतर?
डबल इक्वल्स एंड ट्रिपल इक्वल्स, इन दोनों में डिफरेंस समझ आया सभी के? यस और नो? कोई डाउट किसी का? और जब भी आप यूज़ करोगे ना हमेशा ट्रिपल इक्वल्स यूज़ करना, डबल इक्वल्स यूज़ करोगे तो बहुत जगह प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारा है नॉट इक्वल्स। क्या है? नॉट इक्वल्स। इक्वल तो चेक कर लिया, मान लो दो वैल्यूज़ आपको चेक करनी है आपस में इक्वल नहीं है, कि आपस में इक्वल नहीं है वो, ये चेक करना है। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, मान लो कंसोल डॉट लॉग कि फोर नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स मतलब ये एक्सक्लेमेशन उसके बाद इक्वल्स, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स, कि फोर नॉट इक्वल्स टू। इसका आंसर ट्रू कब आएगा? जब चार दो के इक्वल नहीं होगा। आंसर ट्रू कब होगा? ध्यान से समझना, इसका आंसर ट्रू तब होगा जब चार दो के इक्वल नहीं होगा। क्या चार दो के इक्वल है? नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। देखो इसका आंसर आएगा ट्रू। अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि फोर नॉट इज इक्वल टू फोर, क्या फोर फोर के इक्वल नहीं है? बिल्कुल है, फोर तो फोर के इक्वल होता है ना, बट मैं कह रहा हूँ कि फोर नॉट इज इक्वल टू फोर, कि फोर फोर के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल्स। क्लियर? नॉट इक्वल्स क्लियर है? देखो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, चलो फिर से ऐसा लिख दिया मैंने कि फोर नॉट इक्वल्स फोर, इसका आंसर होना क्या चाहिए? वैसे तो फॉल्स होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए। फोर नॉट इज इक्वल्स फोर, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, फोर नॉट इक्वल्स फोर, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये फोर फोर के इक्वल है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा नॉट इक्वल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। आइडियली इसका आंसर क्या आना चाहिए? लूजेस इनइक्वालिटी, फाइव इक्वल्स फाइव, ट्रू। फाइव नॉट इज इक्वल टू फाइव, ट्रू। जस्ट अ सेकेंड, इसका आंसर आना क्या चाहिए कि फोर नॉट इक्वल्स फोर, कि फोर फोर के इक्वल नहीं है, इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। बट गलत आ रहा है ना, इसका आंसर क्या आना चाहिए था? ट्रू आना चाहिए था इसका आंसर। इसका आंसर क्या आना चाहिए था? शुड बी ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि इन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, इन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है, तो इसका आंसर ट्रू आना चाहिए था कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। बट इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। फॉल्स आने का क्या मतलब हुआ? कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फॉल्स आने का यही तो मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर मैं जब ऐसा लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग फोर नॉट इक्वल्स फोर, इसका आंसर क्या आएगा? कि फोर फोर के इक्वल नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स। बट बेसिकली यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट इज माई पॉइंट इज कि डेटा टाइप हमारा चेक नहीं हो रहा है। मैंने लिखा फोर नॉट इज इक्वल टू फोर विथ स्ट्रिंग, कि चार चार के इक्वल नहीं है, तो इसने कहा फॉल्स। बट सेम चीज़ यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं, डेटा टाइप भी अगर आपको चेक करना है इसी के साथ साथ, तो बस ऐसा कर देना आपको, फोर नॉट इज इक्वल टू, इस तरीके से बस दो बार इक्वल यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे तीन बार इक्वल लिखा था, यहाँ पे एक नॉट वाला साइन और एक्सक्लेमेशन साइन और दो बार इक्वल्स। अब ये डेटा टाइप भी चेक करेगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, पहले वाले में हमारा आ रहा है फॉल्स, अगले वाले में आ रहा है हमारा ट्रू, कि ये चार इस चार के इक्वल नहीं है। ट्रू कब आता है? जब दोनों आपस में वैल्यूज इक्वल नहीं होती है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑब्वियसली आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका डेटा टाइप अलग है, इसका डेटा टाइप अलग है। बट ऊपर हमारा आ रहा था फॉल्स। फॉल्स मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बस अगर आपको डेटा टाइप भी चेक करवाना है उसी के साथ साथ, तो व्हाट यू विल यूज इज नॉट इक्वल्स टू, इक्वल टू। इसको आप प्रोग्रामिंग में जनरली नॉट का साइन भी बोलते हैं, ठीक है? वैसे हम इसको एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, बट प्रोग्रामिंग में दिस इज नॉट साइन, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो नॉट इक्वल सभी के समझ में आया? नॉट के साथ थोड़ा सा आपको खेलना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। नॉट इक्वल्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हो गया है, बट थोड़ा सा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे इसके साथ तब समझ में आएगा। नॉट इक्वल्स क्लियर सभी को? और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे समझ में आएंगी चीज़ें आप। कोई डाउट किसी का? एंड इसी के साथ साथ हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कंप्लीट होता है।
कोई डाउट, यस और नो? फटाफट फटाफट बताओ, यस और नो, कोई डाउट यहाँ तक? आज हमने सिर्फ मैथ्स पढ़ी है, समझ लो जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ्स कैसे होती है। ग्रेट। अगला है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको भी आज ही कंप्लीट कर ही देते हैं ताकि ऑपरेटर्स हमारे आज के आज कंप्लीट हो ही जाए। हाँ, मेन हमारा आज का यही है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको समझना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये तो हमने देख लिया क्या क्या था कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, डबल इक्वल्स, ट्रिपल इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने गेट्स के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है हमारी। एंड अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा वेट करो आर्यन, ठीक है। अटेंडेंस क्लास के एंड में होगी एज यू नो। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स ये बेसिकली, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका आंसर भी ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि इसका आंसर भी ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कंडीशन चेक कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग कि जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है एज नाम का, लेट एज इज इक्वल टू 16। तो मैंने जैसे ये चेक किया कि एज ग्रेटर देन 18, तो आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ। एज है 16, मैंने चेक किया एज ग्रेटर देन 18, तो आंसर ट्रू आएगा फॉल्स आएगा। एज है 16, मैंने कहा एज ग्रेटर देन 18, क्या आएगा आंसर, फॉल्स। एग्जैक्टली आंसर आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि एज 18 से ग्रेटर नहीं है। ओके, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर आपको एक और कंडीशन चेक करनी थी, मान लो कि एज, एक तो मान लो आप क्या चेक कर रहे हो कि ये बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। और मान लो आप एक डिक्टेटरशिप चलाते हो जिसके अंदर आप सिर्फ उन्हीं बंदों को अलाउ करते हो जो 18 से बड़े हों और 50 से छोटे हों। तो कैसे करोगे इस काम को, जिनकी एज 18 प्लस हो बट 50 से छोटी हो। तब ये आंसर ट्रू होना चाहिए। कब होना चाहिए कि एज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 18 एंड लेस देन 18। सिर्फ इन दो केसेस में आप वोट देने को अलाउ करोगे बंदों को। तो इन दोनों केसेस में ही आंसर आपका ट्रू आना चाहिए कि बंदे की एज 18 और 50 के बीच में होनी चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं हम, या तो मैं दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी मुझे, कंसोल डॉट लॉग एज लेस देन 50, एज लेस देन 50। जैसे इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए 30 कर देते हैं चलो। तो इसमें क्या होगा, दोनों में ट्रू आएगा, बट मुझे सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट चाहिए इन दोनों के लिए। इन दोनों के लिए मुझे सिंगल स्टेटमेंट चाहिए। तो कैसे करेंगे, 15 ग्रेटर देन एज लेस देन 18, ठीक है। आई गेस आप ये भी कर सकते हो, बट दिस इज़ नॉट अवर पॉइंट। हम क्या करेंगे, इसको करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के हेल्प से। ऐसे भी हो सकता है, आई गेस ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि ऐसे हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। हम यूज़ करते हैं एंड का। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली एक से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखूँगा, एंड एज लेस देन 50। दो कंडीशन लगा दी एक साथ, क्या कर दिया मैंने, दो कंडीशन लगा दी एक साथ। और एंड का आंसर तभी ट्रू आएगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तब जाके फाइनल आंसर मेरा ट्रू आएगा। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब फाइनल आंसर ट्रू होगा। तो एज ग्रेटर देन 18 बिल्कुल, एज लेस देन 15 बिल्कुल, तब आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा। देखो, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई मेरी, तो मेरा पूरा का पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मान लो मेरी एज हो गई 60 हो गई, तो 18 से तो बड़ी है, ये तो हमारा ट्रू हो गया। ये हमारा क्या है, ट्रू हो गया कि ग्रेटर देन 18, तो 60 ग्रेटर देन 18 ट्रू हो गया। बट क्या लेस देन 50 या 60 नहीं है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस केस में मेरा आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो इसको हम बोलते हैं एंड। समझ आया कैसे यूज़ करते हैं, दो बार आपको एम्परसेंड यूज़ करना है। इसको हम बोलते हैं एम्पर्स एंड, इस साइन को, ठीक है। इस साइन को एम्परसेंड बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। समझ आया एंड लॉजिकल ऑपरेटर, जब आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस को यूज़ करना हो, चेक करना हो बेसिकली। इसमें आप 100 कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, और उन 100 कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो पूरा आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 100 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, आंसर आपका डायरेक्टली फॉल्स।
नो मैटर वट। तो दिस इज अवर एंड गेट। नेक्स्ट गेट इज अवर, सॉरी गेट नहीं, लॉजिकल ऑपरेटर इज और। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, और। एक तो हो गया एंड, ये हो गया हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं एंड। दूसरा होता है और कैसा दिखता है, और दिखता है कुछ ऐसा, ये पाइप वाले सिंबल कहाँ मिलेंगे, एंटर के जस्ट ऊपर देखो, शिफ्ट के साथ प्रेस करो जिसमें बैक स्लैश है, इसको हम बोलते हैं पाइप। तो ये पाइप वाले सिंबल 2 बार यूज़ करने हैं। तो और क्या कहता है कि मैं भी मल्टीपल कंडीशंस चेक करूँगा, बट डिफरेंस इतना रहेगा कि बस जितनी कंडीशंस आप दे रहे हो ना, उनमें से बस एक ट्रू हो जानी चाहिए, मैं आंसर को ट्रू कर दूंगा। तो सेम चीज़ में यूज़ कर लेते हैं कि एज ग्रेटर देन 18 और एज लेस देन 50। तो सेम चीज़ है, ये भी 2 कंडीशंस को चेक करेगा, बट डिफरेंस इतना है कि इसका आंसर ट्रू कब आएगा, जब जितनी भी आप कंडीशन दे रहे हो, जैसे मैंने 2 कंडीशन दी, तो इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। एंड में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स। इसमें क्या होगा, सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होनी चाहिए तब आंसर फॉल्स होगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू हो जाएगा। जैसे हमारे केस में एज 60 है तो ग्रेटर देन 18 ट्रू, तो मुझे यहीं से समझ आ गया कि आंसर मेरा ट्रू हो जाएगा। अब भले ही ये कंडीशन ट्रू हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है। देखो एज लेस देन 50 है, नहीं है, इसका आंसर फॉल्स है, बट इसका आंसर ट्रू है, तो फाइनल आंसर मेरा ट्रू होगा। इसका आंसर क्या आएगा मेरा, ट्रू। ठीक है, तो और क्या कहता है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड क्या कहता है, एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आई एम गॉन, मेरा आंसर फॉल्स। बिल्कुल, एक से ज़्यादा और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आप ऐसा भी कह सकते हो, ये भी आप चेक कर सकते हो कि 5 इक्वल्स 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 5, ये भी तो एक कंडीशन ही है, इसका आंसर भी तो ट्रू और फॉल्स में ही आएगा ना इस कंडीशन का, ये भी आप लगा सकते हो, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, देखो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, 2 कंडीशन फॉल्स है, बट सिर्फ एक ट्रू है, तब भी मेरा आंसर ट्रू ही आएगा। यहाँ पे देखो आप, इसको मैं कर देता हूँ कितना, 30 कर देते हैं, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो आंसर मेरा आएगा ट्रू। बस एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड कि 5 इज इक्वल टू 40, कि 5 40 के इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बताइए आपको ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो 2 ट्रू थे बट एक फॉल्स हो गया, तो आंसर मेरा फॉल्स हो गया। समझ आया एंड और में डिफरेंस। एंड और दोनों क्लियर है। मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, जब मल्टीपल कंडीशंस एक साथ यूज़ करनी हो तो वी विल यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, एक फाइनल और रह गया हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं नॉट। नॉट बहुत सिंपल होता है, देखो नॉट हमारा सिंपल होता है। वो क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। नॉट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है नॉट, ये वाला। अगर मैं नॉट ट्रू लिखूँ तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। देखो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट ट्रू मतलब ट्रू का उल्टा, ट्रू का उल्टा क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ऐसा लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब फॉल्स का उल्टा, फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कोई कंडीशन लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग नॉट एज ग्रेटर देन 18, कि एज 18 से बड़ी है, वैसे तो इसका आंसर थोड़ा सा वियर्ड आएगा, देखना आप। एज ग्रेटर देन 18, तो एज ग्रेटर देन 18 है, तो आंसर वैसे तो ट्रू होना चाहिए था, बट आंसर आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो जो भी कंडीशन का आंसर आएगा उसको वो उल्टा कर देगा, कौन, नॉट। इसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर, सिंपल एक्सक्लेमेशन साइन। तो एंड और नॉट तीनों समझ आ गए। नॉट क्या करता है, वैल्यू को उल्टा कर देगा बस, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू।